आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का मेला सज गया। टॉस जीतकर कौमी टीम ने बॉलिंग का फैसला किया। नेदरलैंड का पाकिस्तान को जीत के लिए 148 रन का हदफ। स्पोर्ट्स ग्राउंड में शायकीन का जोशो खरोश। शायकीन क्रिकेट शाहीनों की जीत के लिए पुरुमीद। आपको बता रहे हैं आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का मेला सज चुका है। टॉस जीतकर कौमी टीम का बॉलिंग का फैसला। नेदरलैंड का पाकिस्तान को जीत के लिए 148 रन का हदफ। स्पोर्ट्स ग्राउंड में शायकीन का जोशो खरोश। शायकीन क्रिकेट शाहीनों की जीत के लिए पुरुमीद हैं। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं। जुहैब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुहैब, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? बिल्कुल, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का जो रंगा आगाज है वो हो चुका है और मुल्तान के जो शायकीन क्रिकेट हैं वो भी काफ़ी जो है वो पुरजोश जो है वो नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर ना सिर्फ खेल भी रहे हैं बल्कि पाकिस्तान की जीत के लिए जो है वो दुआ गो भी हैं। पाकिस्तान ने जो है वो आज इब्तिदाई मैच में टॉस जीता, लेकिन मेहमान टीम को जो है वो पहले खेलने की दावत दी और मेहमान टीम की जानिब से जो है वो सिर्फ 20 ओवर्स में जो है वो 148 रन जो है वो बनाए गए हैं, 147 रन बनाए गए हैं और पाकिस्तान को जीत के लिए अब सिर्फ 148 रन जो है वो दरकार है। तो शायकीन क्रिकेट भी जो है वो काफ़ी पुरजोश है, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? 148 रन का हदफ जो है वो पाकिस्तान की जानिब से को जो है वो दिया गया है, कैसे पुरजोश है और किस तरीके से देख रहे हैं, क्या सोचते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा और ज़्यादातर तवक्को है कि मैच विनर है नीचे से फ़हीम अशरफ, जो कि मैच जितवा देंगे इंशाल्लाह। मैच जो है जितवा देंगे। आप क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने बताया 148 का टारगेट है, इंशाल्लाह मैच तो जीत जाएंगे। ये मैटर करता है हम कितने अच्छे मार्जिन से जीतते हैं और जो है सीनियर प्लेयर भी इसमें शामिल है, बाबर आजम और जो हो गए सलमान अली आगा, इंशाल्लाह मैच विनिंग परफॉर्मेंस देंगे। आज पहला मैच है और इंडिया से भी हम नहीं खेल रहे, क्या तो पाकिस्तान के वाले? जी, इंडिया से नहीं खेल रही है, हमारी बहुत ही खुशकिस्मती है और दूसरी बात यह है कि अगर हम इंडिया से खेलते तो इंशाल्लाह उनसे उन्हें जो है बासानी हरा भी देते और आज का मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान जल्द और अच्छे रन रेट से जीतकर अपना जो है इस वर्ल्ड कप में जो है अपना अच्छा नाम बनाएगा। पाकिस्तान नारा लगाया जी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी जो है वो लगाए जा रहे हैं। आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है और किसने आज अच्छा परफॉर्म किया? मेरा अच्छा बेस्ट फ्रेंड बाबर आजम है। उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम आज 50 करेगा अपनी मुकम्मल और मैच विनिंग और मैच जितवाएगा अपना आज। ठीक है, मैच जिताएगा। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? बाबर आजम। बाबर आजम है। Yes. और बाबर आजम ने भी खेलना है अभी, इंशाल्लाह जीत जाएगा, सबको जितवा देगा। तो नारा लगाए पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, इस वक्त जो मुल्तान के जो शायकीन क्रिकेट है वो भी काफी पुरजोश जो है वो नजर आ रहे हैं और यही कहते जो है वो नजर आ रहे हैं कि आज का इब्तिदाई मैच भी पाकिस्तान जो है वो अपने नाम करेगा कोलंबो में और इसी तरीके से जीत की जो रवायात है वो बरकरार रहेगी और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का जो की ट्रॉफी है वो भी पाकिस्तान अपने घर जो है वो लेकर आएगा। जी बिल्कुल। शायकीन अपने शाहीनों की जीत के लिए बहुत पुरजोश हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जुहैब बुखारी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बढ़े आपको खबर दें, मियांवाली के जीपीओ चौक पुल की तामीर का काम शुरू। रोही पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया हरकत में आई। पुल के दूसरे हिस्से पर बाकायदा काम का आगाज कर दिया गया है। मंसूबे की राह में हायल पीटीसीएल और गैस पाइपलाइनों की मुंतकिली का अमल भी शुरू कर दिया गया है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मिजाज से। जी अख्तर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जीपीओ चौक के हवाले से चंद रोज कबल रोहिणी ने खबर ब्रेक की कि इस पुल की एक साइड तो चल रही है लेकिन दूसरी साइड का जो काम है ताहाल शुरू ना हो सका। अब महकमा हाईवे ने वर्किंग शुरू कर दी है। पीटीसी की जो केबल यहाँ से गुजर रही थी उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। उसके अलावा गैस की जो लाइन जहाँ से गुजर रही है उसको भी यहाँ से हटाया जा रहा है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, आपसे हम इस सवाल से बात कर लेते हैं। जो है ना, एक साइड तो मुकम्मल हो चुकी है लेकिन दूसरी साइड काफ़ी अरसे से काम शुरू नहीं हो सका। इसकी वजह ये थी एनटीसी वालों की सुई गैस की वजह से अब वो हटा रहे हैं। इंशाल्लाह अनकरीब पुल जो है ना मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, आपसे एक और छोटा सा सवाल है कि मजीद पुल जो हैं ताहाल उनका काम भी शुरू नहीं हुआ। अगर नए पुल बन जाते हैं तो लोगों को कितनी आसानी होगी और पुराने पुलों की वजह से शहरियों को कितनी मुश्किलात होती हैं? पुराने पुलों की वजह से शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, लेकिन जब नए पुल बन जाएंगे तो ट्रैफिक की जो फ्लो ज़्यादा हो जाएगी और लोगों की तकलीफ कम हो जाएगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी कि नए पुल जो है तामीर होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर नहीं होगी और पुराने पुल जो हैं
جیسا کہ وابڈا والا اور دیگر کے پرانے پل ہیں، یہاں پہ کام تو ہونا ہے لیکن وہاں سے گزرنے والے جو شہری ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس پل کی دوسری سائڈ کا کام شروع ہو چکا ہے اور امید ہے وقت جی بہت شکریہ اختر مجاز صاحب کا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں بہاولپور میں صحت کے شعبے سے ایک اور اچھی خبر، عرصہ دراز سے جزوی طور پر بند رورل ڈسپنسریوں کی بھی سنی گئی۔ محکمہ صحت اور بہبود آبادی کے زیر انتظام 9 رورل ڈسپنسریوں کو دوبارہ فعال کیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں بہاولپور میں صحت کے شعبے سے ایک اور اچھی خبر سامنے آ گئی ہے، عرصہ دراز سے جزوی طور پر بند رورل ڈسپنسریوں کی بھی سنی گئی۔ محکمہ صحت اور بہبود آبادی کے زیر انتظام 9 رورل ڈسپنسریوں کو دوبارہ فعال کیا جائے گا۔ بہاولپور میں صحت کے شعبے سے اچھی خبر سامنے آئی ہے، عرصہ دراز سے جزوی طور پر بند رورل ڈسپنسریوں کی بھی سنی گئی ہے۔ محکمہ صحت اور بہبود آبادی کے زیر انتظام 9 رورل ڈسپنسریوں کو فعال کیا جائے گا۔ اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں، طاہر جودھیانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی طاہر، بتائیے گا۔ بالکل جی، بہاولپور میں صحت کے شعبے سے ایک اور اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ عرصہ دراز سے جزوی طور پر رورل ڈسپنسریاں اب بند تھیں، جن کو اب ایک دفعہ پھر دوبارہ سے فعال کیا جائے گا اور ہسپتال سٹاف کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی بھرتی کیے جائیں گے اور پہلے مرحلے میں ضلع بھر سے 9 رورل ڈسپنسریاں جو ہیں ان کو فعال کیا جائے گا اور ان کو مریم نواز ہیلتھ کلینک کی طرز پر فعال کیا جائے گا اور تمام ماڈرن فیسلٹیز جو ہیں ان سے لیس کیا جائے گا تاکہ جو طبی سہولیات ہیں وہ دور دراز کے دیہی علاقوں تک شہریوں کو فراہم کی جا سکے۔ تو اس وقت سے جو فردر تفصیلات ہیں اس میں 5 تحصیلوں کی 9 رورل ڈسپنسریاں شامل ہیں۔ احمد پور شرقیہ کی 5 ہیں، جبکہ باقی جس میں تحصیل صدر، تحصیل سٹی، یزمان سے ایک ڈسپنسری جو ہے وہ فعال کی جائے گی۔ اس میں اگر ہم مزید تفصیلات کی بات کرتے چلیں تو احمد پور شرقیہ سے فرید آباد، طبی ہوت مہار، چک کاہل، پلولی، رشید آباد کی ڈسپنسریز فعال ہوں گی۔ اس طرح سے تحصیل سٹی میں اگر بات کی جائے تو 1 یونٹ صاف کالونی کی جو ڈسپنسری ہے اس کو فعال کیا جائے گا۔ تحصیل صدر سے خانقاہ شریف کی رورل ڈسپنسری فعال ہوگی۔ حاصل پور سے غازی خنانہ، جبکہ یزمان سے ٹیل والا رورل ڈسپنسری جو ہے وہ فعال ہوگی۔ تو اس حوالے سے جو مقامی لوگ ہیں وہ اس فیصلے سے کافی خوش نظر آتے ہیں، کیونکہ اس سے قبل ہم نے دیکھا ہے کہ مریم نواز کلینک جو ہے ان کو بھی رینوویٹ کیا گیا تھا۔ تو یہ کافی عرصے سے نہ تو یہاں پر ادویات دستیاب تھی، نہ طبی عملہ دستیاب تھا۔ تو ایک دفعہ پھر محکمہ صحت اور بہبود آبادی کی طرف سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے تاکہ جو طبی سہولیات ہیں وہ مزید دور دراز کے علاقوں تک پہنچائی جا سکیں اور شہری جو ہیں اس سہولت سے مستفید ہو سکیں۔ جی بہت شکریہ طاہر جودھیانہ آپ کا۔ اسلام آباد میں دھماکے اور قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر ملتان ڈسٹرکٹ بار کا سخت رد عمل۔ ڈسٹرکٹ بار ملتان کے عہدیداروں کا آج مکمل ہڑتال کا اعلان۔ وکلاء کو عدالتوں میں پیش نہ ہونے کی ہدایت جاری، ہڑتال کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ صدر ڈسٹرکٹ بار اور جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار کا سوگواران سے اظہار تعزیت کا پیغام۔ آپ کو بتا رہے ہیں اسلام آباد میں دھماکے اور قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر ملتان ڈسٹرکٹ بار کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ ڈسٹرکٹ بار ملتان کے عہدیداروں کا آج مکمل ہڑتال کا اعلان ہے۔ وکلاء کو عدالتوں میں پیش نہ ہونے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے۔ ہڑتال کا نوٹیفیکیشن بھی سامنے آ چکا ہے۔ صدر ڈسٹرکٹ بار اور جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار کا سوگواران سے اظہار تعزیت کا پیغام ہے۔ اسلام آباد میں دھماکے اور قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر ڈسٹرکٹ بار کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ ڈسٹرکٹ بار ملتان کے عہدیداروں کا آج مکمل ہڑتال کا اعلان ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد میں دھماکے پر وکلاء کا اظہار افسوس۔ رحیم یار خان ڈسٹرکٹ بار میں وکلاء کا عدالتوں کا بائیکاٹ۔ صدر ڈسٹرکٹ بار مبشر نذیر لاڑ کا اسلام آباد پر نمازیوں پر بزدلانہ حملے کی مذمت اور حملہ کرنے والے عناصر کو فوری کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں عاصم صدیق سے۔ جی عاصم، آگاہ کیجیے گا۔ شہر اسلام آباد میں پیش ہونے والے افسوسناک واقعہ پر ڈسٹرکٹ بار رحیم یار خان کی جانب سے مذمت کی جا رہی ہے اور آج عدالتوں کا بائیکاٹ بھی کیا گیا ہے۔ صدر ڈسٹرکٹ بار مبشر نذیر لاڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مبشر صاحب، کل افسوسناک واقعہ ہوا، اس افسوسناک واقعہ پر مذمت بھی کی جا رہی ہے، ہڑتال بھی کی جا رہی ہے۔ آج ڈسٹرکٹ بار رحیم یار خان میں یوم سوگ ہے۔ یہ جو کل ایک واقعہ ہوا ہے جس میں ہمارے نمازی شہید ہوئے اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ ہمارے ملک کے امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ملک میں ایک کنفلکٹ کی صورتحال پیدا ہو۔ ہم اپنے سیکورٹی اداروں کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ ڈسٹرکٹ بار رحیم یار خان شانہ بہ شانہ کھڑی ہے۔ ہر لمحہ ہماری اداروں سے کوشش ہے کہ
ऐसी सूरत हाल, नाजुक सूरत हाल जो है, जो इस मुल्क में पैदा हुई है, जिसमें पूरा मुल्क गम ज़दा है, ये इस पर कोशिश की जाए, इस पर काबू पाया जाए कि आइंदा ऐसी कोई सूरत हाल वाक़या ना हो। बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या जो कल इस्लामाबाद में पेश आया, इस पर डिस्ट्रिक्ट बार यौम सोग मना रही है। और अपने बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें, आपको खबर दें, बहावलपुर के वकला ने भी इस्लामाबाद में होने वाली हालिया दहशतगर्दी के वाक़े को नाकाबिले मज़म्मत करार दिया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहावलपुर में आज मुकम्मल यौम सोग मनाया जा रहा है। इस मौके पर सदर बार खुर्शीद सैफ ने सेशन जज शहजाद कयानी से मुलाकात करके मुतालबा किया है कि मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी को फौरी तौर पर सख्त किया जाए। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे महमूद जहीर। जी बताइएगा महमूद। जी, इस्लामाबाद वाकया, इस्लामाबाद दहशतगर्दी, यूं कह लें कि हर आंख नम है इस हवाले से। बहावलपुर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं खुर्शीद सऊद साहब, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनका कहना है कि आज अदालतों में हम पेश नहीं हुए, सोग मना रहे हैं, कैसे, उनसे जानते हैं। जी बताइए। सबसे पहले तो बहुत ही भयानक वाकया हुआ जिसमें हमारे मुसलमान भाई जो है वो शहीद हुए, और इसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और हमने आज सोग के तौर पे अदालतों का बाइकाट किया हुआ है। सुबह हम सेशन जज साहब के पास भी गए और उनसे हमने सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी सारी बातें डिस्कस की हैं, और हमने उनसे मुतालबा किया कि फौरी आप यहाँ पर DPO साहब को तलब करें, और जितने भी इस वक्त मजहबी हमारे जो इबादत गाहें हैं, मस्जिदें हैं या फिर बारगाहें हैं, उन तमाम की सिक्योरिटी के हवाले से फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएँ। और मैं इंशाल्लाह इस चीज़ से भी वो करता हूँ कि तमाम मुसलमान जो भी हैं वो हमारे इन शोधा के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनको मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत में। बहुत शुक्रिया बता रहे थे। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं दहशतगर्दी के इस हालिया वाक़े पर बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। अस्पताल के 2 एंट्री पॉइंट्स पर सिक्योरिटी की इजाफी नफरी तैनात, अस्पताल के मुख्तलिफ मकामात पर QRF का गश्त भी बढ़ा दिया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे ताहिर जोधियाना से। जी ताहिर बताइएगा क्या तफसीलात हैं। बिल्कुल जी, मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र बहावल विक्टोरिया अस्पताल में भी सिक्योरिटी जो है उसको टाइटन किया गया है। क्या मेजर्स लिए गए इस वाले से हमारे साथ डॉक्टर नुमान मौजूद हैं DMS, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कितना मरीज हमारे पास डेली आ रहा है और आजकल जिस तरह की सिक्योरिटी सूरत हाल चल रही है, हमने कितना बीफ अप किया है सिक्योरिटी को बहावल विक्टोरिया अस्पताल में? सबसे पहले जी बहुत शुक्रिया। मुल्क की हालात को आपने देखा हुआ है, सारी सिचुएशन जिस तरह की चल रही है, और गवर्नमेंट का स्पेशल फोकस था सिक्योरिटी के मामलात पे, तो हमें स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट से भी डायरेक्शन आई थी बॉडी कैम्स की, आपके नोटिस में होगा। और जो हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उन पे हमने ज़्यादा फोकस किया था। वहाँ CCTV कैमराज हमारे वो एक्टिव हैं। अच्छा, राउंड द क्लॉक हमने जो है ना वहाँ सिक्योरिटी अपनी डिप्लॉय की हुई है। जो एवरी कार, बाइक जो भी आता है उन पे उनका फोकस होता है, वो एक तो रिकॉर्डेड हो रही होती हैं, उसके अलावा उनको चेक भी किया जाता है। इसके साथ बॉडी वॉर्न कैम जो मैंने आपको बताए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमने अपने सिक्योरिटी वालों को जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, इमरजेंसी स्पेशली और आउटडोर हो गया, और हमारी यहाँ पे है QRF, क्विक रिस्पांस फोर्स जो है, जो कहीं कोई इंसिडेंट या इस तरह होता है वो फौरन वहाँ पहुँचते हैं। उनको भी हमने वो जो है ना बॉडी कैम्स लगाए हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे इस रीजन में आपने देखा है फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 10,000 के करीब पर डे हमारे पास पेशेंट आ रहा होता है, तो उसके लिहाज से सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितना विद इन आवर कैपेसिटी हमने जो है ना उसको मैनेज किया हुआ है। जी बहुत शुक्रिया। और इस हवाले से जो सिक्योरिटी बिल्डअप है वो भी बढ़ाया गया है, एक्स्ट्रा पर्सनल जो है वो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर तैनात किए गए हैं, और CCTV जो है वो भी बढ़ाया। मेरा गाजी खान मेडिकल कॉलेज में डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज बिलाल सैयद ने MS इलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल और दीगर अफसरान के हमरा फीता काट कर इफ्तिताह किया है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक से। जी बताएगा इकबाल। इस वक्त मौजूद है जहाँ पर डे केयर सेंटर का बाकायदा तौर पे इफ्तिताह कर दिया गया है। यहाँ पर जो प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज के बिलाल सैयद साहब, उन्होंने इस का इफ्तिताह किया। मजीद तफसीलात हमसे जानते हैं। जी सर, इस हवाले से तफसीलात बताइएगा जो आपने डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया। ये CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहब का इनिशिएटिव था कि वुमेन मिनिस्ट्री के थ्रू जितने भी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल हैं उनके अंदर डे केयर जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए बनाया जाए। तो उसके लिए जो इंस्टीट्यूट है उसने स्पेस प्रोवाइड करनी थी, तो उन्होंने स्पेस के हिसाब से हमें फंडिंग की है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम चीजें उसकी कंप्लीट करके तो उसका इनॉग्रेशन कर दिया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ये भी बता दें, फंडिंग वगैरह हुकूमत की तरफ से होगी, स्पेस वगैरह कितनी हो सकती है, कितने बच्चे आपके पास मौजूद हो सकते हैं,
थोड़ा सा इस हवाले से फिगर आउट करते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि एक वक्त में 12 से 15 बच्चों की कैपेसिटी है और कल को हम उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। काफी अरसे से जो हमारे डॉक्टर कम्युनिटी थी, पीएमए थी, उनकी तरफ से भी ये बार बार ख्वाहिश की जाती थी कि जो वर्किंग वुमेन है, डॉक्टर्स है, पैरामेडिक है, नर्सिस है, उनके बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी हो ताकि वो कंफर्टेबल होकर वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर अपना काम कर सकें। तो उसी को हमने कंप्लीट करते हुए अब आज इसका इब्तिदा किया। जी, इस हवाले से जो तमाम तर सहूलियात हैं इस डे केयर सेंटर से रिलेटेड वो भी यहाँ पे अब मुकम्मल तौर पर प्रोवाइड कर दी गई हैं। जी बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक आपका। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं मुजफ्फरगढ़ में हुकूमत पंजाब के धीरानी प्रोग्राम के दूसरे फेज का चौथा प्रोग्राम 9 फरवरी को होगा। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर चौधरी अजहर यूसुफ के मुताबिक 200 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक्किद होगी। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं आमिर डोगर से। जी बताइएगा आमिर, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुजफ्फरगढ़ में धीरानी प्रोग्राम का चौथा प्रोग्राम जो है वो 9 फरवरी को मुनक्किद होने जा रहा है और इस हवाले से तमाम तर तैयारियां जो वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से मुकम्मल कर ली गई हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर चौधरी अजहर यूसुफ मौजूद है, उनसे जरा इस हवाले से जानते हैं। सबसे पहले तो मैं रोही टीवी का नेटवर्क का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के इज्तिमाई शादियों के प्रोग्राम धी रानी की कवरेज का एहतमाम किया है। मुजफ्फरगढ़ में 9 फरवरी बरोज सोमवार स्पोर्ट्स ग्राउंड मुल्तान में धी रानी प्रोग्राम 2025-26 के दूसरे फेज के तहत 200 जोड़ों की शादियां जो हैं वो अंजाम पाएंगी, जिसमें सूबाई वजीर बराए सोशल वेलफेयर जनाब सोहेल शौकत भट्ट साहब उसके मेहमान खुसूसी होंगे। इसके अलावा इसमें सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर कमिश्नर डेरा गाजी खान, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़, पार्लियामेंटेरियंस, सिविल सोसाइटी के अरकान और जिंदगी के दूसरे तमाम शुबाजात से जो नुमाया शख्सियात हैं वो शिरकत करेंगी। इसमें हर जोड़े को वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से 2 लाख रुपया सलामी दी जाएगी, जो कि बजरिया ATM कार्ड दुल्हन के नाम पे जारी होंगे। इसके अलावा दूल्हा दुल्हन के अरूसी मलबूसात भी फराहम किए गए हैं और इसके अलावा हर जोड़े की तरफ से 20 अफराद की पुरतकल्लफ ज़ियाफत का एहतमाम भी किया गया है। ज़ियाफत का एहतमाम भी किया गया है। मजमूई तौर पर 200 जोड़ों की शादी जो है वो की जाएगी और इस हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। मुबारकपुर रेलवे स्टेशन पर हादसे के दौरान टूटने वाला ओवरहेड ब्रिज बिल आखिर 8 माह बाद तामीर किया जा रहा है और हेड ब्रिज का सामान और रेलवे हुकाम की टीमें मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हो चुकी हैं और तामीराती काम तेजी से जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं दिलशाद जोया से। जी दिलशाद बताइएगा। बिल्कुल जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ मुबारकपुर रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पे 8 माह कबल जो है पाकिस्तान एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई थी। उसकी वजह से जो ओवरहेड ब्रिज था वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। आज वो मसला जो है हल होने जा रहा है। यहाँ पे क्रेन भी पहुँच चुके हैं, रेलवे हुकाम की जो टीम है वो भी यहाँ पे पहुँच चुकी है और जो ओवरहेड ब्रिज का सामान है वो भी यहाँ पे लोड होकर अभी यहाँ पे पहुँच चुका है। कुछ ही देर बाद यहाँ पे जो ये सामान है वो लगाया जाएगा और मुकम्मल तौर पर जो ओवरहेड ब्रिज है वो तैयार किया जाएगा नए सिरे से। तो यहाँ पे जो रेलवे काम है पूरी तरह जो है मुतहरिक नजर आ रहा है और दीगर जो मसाइल है वो भी हल करने के लिए रेलवे काम यहाँ पे जो है वो मुतहरिक नजर आ रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे बात की जाए ओवरहेड ब्रिज की, तो आज की डेट में तकरीबन ये जो है मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया जाएगा। उसके साथ जो मुसाफिर होंगे, जो शहरी होंगे, उनको जो है यहाँ पे मुबारकपुर रेलवे स्टेशन पर एक साइड से दूसरी साइड पर जाने के लिए कोई भी मुश्किलात जो है पेश नहीं आएगी। इससे कबल जो है जब ये पाकिस्तान एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई थी तो उसके बाद जो है यहाँ पे जो शहरी थे, जो मुसाफिर थे, उनको शदीद मुश्किलात का सामना था। ट्रैक पर गुजरते हुए दूसरी साइड पर जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तो इसके हवाले से जो है पाकिस्तान रेलवे हकाम ने जो है वो यहाँ पे नोटिस लेते हुए जो ओवरहेड ब्रिज का सामान है वो भी यहाँ पे पहुँचा दिया है और जो रेलवे की टीम है वो भी पूरी तरह मुतहरिक नजर आ रही है और जल्द अज जल्द जो है ये ओवरहेड ब्रिज जो है मुकम्मल तौर पर लगा दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया दिलशाद जोया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर तमाम सूबाई सतह पर खेलता पंजाब के मुकाबले हुए। कोट सुल्तान के गैरिसन पब्लिक हाई स्कूल के तलबा का बैडमिंटन और वॉलीबॉल में पोजीशन हासिल करने पर ढोल की थाप पर भरपूर इस्तकबाल भी किया गया। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद सज्जाद हुसैन से। जी बताइएगा सज्जाद।
جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے بیان اور پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کھیلتا پنجاب کے مقابلے ہوئے، جس میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے متعلقہ اسکول جو ہیں تمام اسکولوں نے حصہ لیا اور پہلے ڈویژن لیول پر مقابلے ہوئے، اس کے بعد اب جو ہے وہ صوبائی لیول پر مقابلے ہوئے ہیں جس میں بچوں نے بھرپور حصہ لیا۔ اور میں اس وقت ایک اسکول میں موجود ہوں جہاں پر بچوں نے جو ہے بہت زیادہ پوزیشن حاصل کی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ بچے بھی موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ بیٹا، آپ نے پوزیشن حاصل کیا ہے، کیسے محسوس؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس کامیابی سے نوازا ہے۔ میں گریزن پبلک ہائی اسکول سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے اب صوبائی سطح پر پوزیشن حاصل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آگے بھی ہمیں کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ یہ سب میرے والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کرام کی محنت اور میرے دوست جو میرے ساتھ کھیلتے ہیں، پریکٹس کراتے ہیں، ان کا بھی نتیجہ ہے پڑا۔ پرنسپل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہے کہ جنہوں نے ہمیں ان صوبائی سطح پر پوزیشنوں سے نوازا ہے، اور یہ سی ایم صاحبہ کا جو ویژن تھا کھیلتا پنجاب، اور اس نے جو ہے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام تحصیل سطح سے لے کر صوبائی سطح تک یہ مقابلہ جات مختلف کیٹیگریز کے تھے، جس میں بزم ادب اور سپورٹس دونوں شامل تھے، اور ہمارے ادارہ نے الحمدللہ پہلے تحصیل سطح سے پوزیشنیں لیتے ہوئے صوبائی سطح پنجاب بھر میں پوزیشنیں حاصل کی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، اور اپنے بچوں کی محنت اور اساتذہ کرام کی محنت کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ جی بالکل، ادارے کے پرنسپل صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ سب طلباء کی محنت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے پوزیشن حاصل کیے ہیں، اور اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور سی ایم پنجاب کا بھی کہ اس طرح کے ایونٹ۔ جی بہت شکریہ سجاد حسین آپ کا۔ خبر دیں کہ ملتان ایک قدیم اور تاریخی عمارتوں کا مرکز ہے۔ انہی عمارتوں میں سے ایک دھنی محل ہے جو آج بھی ماضی کی شان و شوکت کی داستان سناتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ شاندار محل 1908 میں اس دور کے معروف صنعت کار اتم پرکاش راجپال نے تعمیر کروایا۔ وہ اس شہر کے ایک خوشحال ہندو خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس حوالے سے تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں الشبا آصف کی رپورٹ۔ دھنی محل ملتان کی قدیم حویلیوں میں سے ایک ہے جو آج بھی ماضی کی محبت اور شان کی کہانی سناتا ہے۔ 1908 میں اتم پرکاش نے اپنی اہلیہ کی محبت میں یہ محل بنوایا تھا۔ دھنی محل صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ملتان کی قدیم ثقافت، تاریخ اور فن تعمیر کا ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ آئیے آپ کو چل کے یہ محل دکھاتے ہیں۔ ملتان کا تاریخی دھنی محل محض ایک عمارت نہیں بلکہ محبت کی لازوال نشانی ہے۔ اتم پرکاش راجپال نے یہ عالی شان محل اپنی اہلیہ مائی دھنی کی محبت میں تعمیر کروایا۔ اسی نسبت سے یہ مائی دھنی محل کہلاتا ہے۔ دھنی محل دہلی دروازہ کے باہر محلہ آگا پورا میں واقع ایک نفیس 4 منزلہ عمارت ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے جب دہلی گیٹ کے باہر کا علاقہ کم آباد تھا تو دھنی محل کی بلند و بالا عمارت دور سے ہی نمایاں نظر آتی تھی۔ محل میں دیدہ زیب لکڑی کے دروازے، محرابی کھڑکیاں اور شاندار طرز تعمیر آج بھی عظمت رفتہ کی شان و شوکت بیان کرتے ہیں۔ مرکزی دروازے کے اوپر سنگ مرمر کی تختی پر گور مکھی زبان میں مائی دھنی محل 1908 آج بھی کندہ ہے، جبکہ جھروکوں کے اوپر موجود فریسکو آرٹس اس تاریخی ورثے کی خوبصورتی کو آج تک برقرار رکھے ہوئے ہے۔ یہ دھنی کا محل ہے جہاں جو ملتان کے ایک ہندو صنعت کار اتم پرکاش راجپال نے اپنی بیوی مائی دھنی کی محبت میں ان کو بنوا کر دیا تھا، اور اس کا رقبہ کسی دور میں کسی وقت میں 50 ایکڑ تھا، لیکن آج یہ 12 مرلے پر باقی رہ گیا ہے۔ آج میں آیا تھا دھنی کے محل میں جو واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے خوبصورت ہیریٹیج اور ٹورسٹ اٹریکشن میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ میرا یہ خیال ہے کہ کافی لوگوں کو یہاں آنا چاہیے، اس جیسی عمارت نہیں ہے ملتان کے اندر۔ حویلی کے اندر ایک کشادہ صحن موجود ہے جس کے گرد محرابی ڈیزائن بنائے گئے ہیں۔ صحن میں کبھی مندر اور پانی کا کنواں بھی موجود تھا۔ دھنی محل میں 16 کمرے ہیں جن میں روشنی اور ہوا کے لیے مضبوط کھڑکیاں اور روشن دان بنائے گئے تھے، جبکہ موٹی دیواریں اس دور کی مضبوط اور پایدار تعمیر کی عکاس ہیں۔ میرے چاچا جی نے یہاں رہے ہیں، ان کی میں بہو ہوں، اور یہ پرانا محل ہے دھنی محل۔ اس کی مرمت ہونے والی ہے، آپ اس کی مرمت کروانے کی کوشش کریں۔ تاریخی یہ ہے تو ورثہ ہے، یہ موجود رہنا چاہیے۔
धनी महल अगरचे आज वक्त की सख्तियों का शिकार है, मगर ये तारीखी विरसा अब भी अरबाबे अख्तियार की तवज्जो का मुंतजर है। शहरी और माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि धनी महल जैसे तारीखी और मोहब्बत की अलामी विरसे को फौरी तज़ीन और आइश की जरूरत है, ताकि आने वाली नस्लें भी मुल्तान की तारीख, तहजीब और मोहब्बत की इस निशानी को करीब से देख सकें। अगर धनी महल को मुल्तान का तारीखी विरसा समझ के महफूज किया जाए तो ये आज भी एक अहम सियाहती मकाम बन सकता है। तवज्जो और बहाली के जरिए नई नस्ल को भी माजी से जोड़ा जा सकता है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अलिशवा आसिफ, मुल्तान।